हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर उड़ान एजुकेशन सपनों को सच करे। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का इतना सारा कमेंट और मेल आने की वजह से हम लोगों की टीम ने ये डिसाइड किया है कि कल जो कि फ्राइडे है, तो कल आप लोगों का कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही आप हमें अपना प्यार देते रहिए ताकि हम आपके साथ बने रहें और भी बहुत सारा कोर्सेज लेकर के आए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो 4.3 पार्ट 2। कल हमने एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट 1 कवर किया था एनसीईआरटी बुक से, जिसमें कि मतलब ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ही लेंदी है, इसके वजह से इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ा था, डिवाइड करना पड़ा था। तो कल एक पार्ट हुआ और आज एक पार्ट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल 4th नंबर सम्स तक हम कंप्लीट किए थे, तो ये 5th नंबर सम्स पे क्या है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6। तो ये 5th नंबर क्वेश्चन में ये 4.6 जो फिगर है, ठीक है, इसमें और एक फिगर है 4.7। तो वो 4.7 वाला जो क्वेश्चन है वो आप घर पे खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। वो भी सेम टू सेम इसी टाइप का ही क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, यहाँ पे आपको ये कुछ 4 इक्वेशन दिया गया है एंड आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस ग्राफ में ये जो पॉइंट दिया हुआ है -1, 1, 0, एंड 1, -1, तो इनमें से कौन सा इक्वेशन का ये सारा पॉइंट है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि हर एक इक्वेशन में ये सारा वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा इन तीनों पॉइंट के लिए या इस लाइन के लिए, तो उसमें से मतलब ये कोई भी पॉइंट अगर मैं लेकर के अगर उस इक्वेशन में पुट करूंगा तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो फिर उस इक्वेशन का मतलब वो इक्वेशन नहीं होगा इस चीज़ के लिए, इस पॉइंट के लिए, ठीक है। तो जैसे कि देखिए ये इक्वेशन में अगर मैं x का वैल्यू -1 पुट करता हूँ और y का वैल्यू 1 पुट करता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है y = x। तो अगर x -1 होगा और y 1 होगा तो 1 = -1 कभी हो सकता है क्या? तो ये नहीं हो गया। तो जैसे मैंने पहले ही चेक किया और ये क्रॉस हो गया, ठीक है, मतलब ये अब मैं दूसरा और तीसरा इसके लिए चेक ही नहीं करूँगा, क्योंकि अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो तीनों ही सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगर 3 में से मान लीजिए अगर ये सेटिस्फाई हो जाता, ये सेटिस्फाई हो जाता, ये सेटिस्फाई नहीं होता, तो भी ये इक्वेशन नहीं होता। अगर सेटिस्फाई होगा तो तीनों सेटिस्फाई होगा, नहीं तो कोई भी मतलब कोई भी तो नहीं बोल सकता हूँ मैं। अगर कोई सेटिस्फाई हो भी जाता है बाई चांस अगर गलती से, तो 3 के 3 अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो ये इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे x + y है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या -1, अगर मैं x का वैल्यू पुट करता हूँ, y का वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो -1 एंड +1 क्या हो जाएगा 0, तो ये सेटिस्फाई हो गया। फिर देखिए x का वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ एंड y का वैल्यू अगर 0 लेता हूँ तो 0 + 0 0 ही होता है, ये फिर से सेटिस्फाई हो गया। फिर देखिए यहाँ पे x का वैल्यू अगर 1 लेता हूँ एंड y का वैल्यू -1 लेता हूँ तो 1 - 1 0 हो जाता है, फिर से सेटिस्फाई हो गया। तो इसलिए ऑप्शन 2 हो गया। बट फिर भी अगर 3rd और 4th कैसे नहीं होगा ये मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या है 1, तो अगर मैं x का वैल्यू यहाँ -1 है, अगर मैं x का वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करता हूँ तो कितना हो जाएगा 2 × -1 -2, और यहाँ पे y का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो 1 = -2 होता है क्या? नहीं होता है। तो ये पॉइंट ही मेरा सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कहाँ से करेगा? नहीं होगा, इसलिए ये नहीं हो सकता है, ये इक्वेशन हमारा इस ग्राफ का नहीं हो सकता है। फिर से इस इक्वेशन को चेक करते हैं। x का वैल्यू अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे आता है मेरा -7, और y का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 3 × 1 = 3 and +2 5, तो 5 = -7। तो यहाँ पे भी ये जो पॉइंट मैंने चेक किया ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये भी इक्वेशन इस ग्राफ के लिए नहीं हो सकता है। तो हमारा क्या आंसर था? ये 2 नंबर, क्योंकि यहाँ पे तीनों पॉइंट जो था ये तीनों पॉइंट इस इक्वेशन के मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, इसलिए ये इक्वेशन जो है इस ग्राफ का इक्वेशन है। तो आशा करता हूँ कि आपको 5th नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, express this in the form of an equation in 2 variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 unit. तो आपसे ये कहा जा रहा है कि
एक बॉडी का वर्क डन, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। मतलब वर्क डन, एक बॉडी अगर का जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक उसके डिस्टेंस का, जो भी वो ट्रैवल करता है, ठीक है। तो उसको हमें एक्सप्रेस करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में, उसमें ग्राफ शो करना है जहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है तो वो फोर्स दिया गया है एंड फोर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ, 5 यूनिट दिया हुआ है, उसको हमें ग्राफ में शो करना है। एंड फिर जो सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें क्या है कि डिस्टेंस जो है वो एक बार आपको 2 यूनिट दे करके चेक करना है और एक बार आपको 0 यूनिट दे करके उस इक्वेशन में चेक करना है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डिस्टेंस के। बट हम लोग साइंस में जब पढ़ते हैं तो साइंस का क्या दिया हुआ, साइंस में मतलब जो फॉर्मूला है वो क्या, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ये हमारा है, और इस क्वेश्चन में दिया गया हमें क्या कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो जब भी ये चीज़ देखिएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब भी रहता है तो उसको जब हम इक्वल टू में करेंगे चेंज, जब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को जब मैं चेंज करूंगा इक्वल टू के साइन में, तो यहाँ पे डिस्टेंस के साथ एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। तो वो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। तो हमें कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है जो कि 5 यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स इक्वल्स टू में आता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, इस फोर्स को क्या कर दिया गया है, कांस्टेंट टर्म में दिया हुआ कि अगर मैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट टर्म में क्या आएगा, फोर्स आएगा, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो अब हम मान लेते हैं कि वर्क डन जो है उसको y यूनिट मान लेते हैं और डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा बॉडी वो x यूनिट ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो हमारा ये जो इक्वेशन है वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब मैं चेंज करूंगा, कन्वर्ट करूंगा, तो ये हमारे इक्वल टू में आ जाएगा। इक्वल टू में आने का मतलब कोई कांस्टेंट टर्म आएगा। तो ये देखिए वर्क डन को हम क्या लेट किए थे, y लेट किए थे। अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हम चेंज करेंगे इक्वल टू में लाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आएगा, और कांस्टेंट टर्म हमारा क्या था, फोर्स था जो कि 5 यूनिट था। तो ये हमारा ये इक्वेशन बन गया y इज इक्वल्स टू 5x, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब हमें क्या बोला जाता है, एक तो इक्वेशन बोला गया था निकालने के लिए और दूसरा क्या बोला गया था कि इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो y इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू कहाँ गया, 5x था। तो y इज इक्वल्स टू 5x को मैंने क्या कर दिया इस तरीके से, एट x इक्वल्स टू, सबसे पहले मैंने -1 पुट किया x का वैल्यू। तो -1 पुट किया तो y का वैल्यू कितना 5 और इंटू -1, y इज इक्वल्स टू -5 आ गया। फिर मैंने x का वैल्यू 1 लिया, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 5 इंटू 1 5 आ गया। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारा हो गया y इज इक्वल्स टू -1 एंड -5 ये पॉइंट, एंड y इज इक्वल्स टू 1 एंड कॉमा 5 ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट आया। तो मैंने इसका लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब जो यहाँ पे सेकेंड पार्ट का जो क्वेश्चन था, सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन क्या था कि ग्राफ बनने के बाद रीड द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट। तो ग्राफ बनने के बाद हमें ये चेक करना है कि जब डिस्टेंस बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, अगर वो 2 यूनिट होता है तो वर्क डन कितना होता है, एंड 0 यूनिट होता है तो वर्क डन कितना होता है। तो आइए उसको भी चेक करते हैं। तो अब देखिए डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये हमारा वर्क डन था, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस ट्रैवल किया 2 यूनिट, यही बोला गया था ना कि 2 यूनिट अगर डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो बॉडी का वर्क डन कितना हो, मतलब बॉडी अगर 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो वर्क डन कितना होता है। तो ये 2 यूनिट ट्रैवल किया बॉडी, मतलब x के जगह पे कितना हो गया 2, तो 5 इंटू 10, तो वर्क डन कितना हो गया हमारा 10 यूनिट हो गया। तो 10 यूनिट मतलब वर्क डन जब बॉडी डिस्प्लेस किया 2 यूनिट, सॉरी डिस्टेंस जब मूव किया 2 यूनिट, तो वर्क डन कितना हुआ 10 यूनिट। तो ये पॉइंट जो हो गया हमारा, ये वो वाला पॉइंट हो गया है, डिस्टेंस 2 यूनिट ट्रैवल करने के बाद वर्क डन 10 यूनिट, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोला जा रहा था कि अगर डिस्टेंस 0 यूनिट ट्रैवल होता है तो वर्क डन कितना होता है। तो जब डिस्टेंस अगर 0 यूनिट ट्रैवल होगा तो x की जगह पे 0 पुट कर देंगे हम, तो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो वर्क डन भी कितना होगा 0 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 0,0
कि अगर डिस्टेंस भी 0 यूनिट है तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये देखिए उसी पॉइंट पे लाई कर रहा है, और ये हमेशा उसी पॉइंट पे, ये जो पॉइंट, कुछ भी पॉइंट अगर हम निकालते हैं, बोलते हैं ना कि जब भी वो सॉल्यूशन, मतलब किसी इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये इसी लाइन पे ही लाई करेगा। तो ये हमारा 2,10 हो गया, ये 0,0 हो गया। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 of a school together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data, and आपको हिंट दिया गया है कि you may take their contribution as ₹X and ₹Y. Draw the graph of the same. अब देखिए यहाँ पे आपको हिंट दे दिया गया है कि आप ₹X और ₹Y कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, बट यहाँ पे आपको हिंट नहीं दिया गया था कि आपको वर्क डन को एक मतलब y लेना है और डिस्टेंस को x लेना है। तो ये खुद से लेट कर दिया था। कभी कभी एग्जाम मतलब क्वेश्चन में आपको हिंट दिया जा सकता है, कभी कभी हिंट नहीं दिया जा सकता है। अगर हिंट नहीं भी दिया जाएगा तो भी आपको क्या पता है कि x और y 2 वेरिएबल को लेकर के काम करना है, तो आप खुद से लेट कर लीजिएगा। अगर ये इस क्वेश्चन में भी अगर मुझे x y नहीं दिया रहता तो ये मैं खुद से लेट कर लेता, ठीक है। और उसका ग्राफ भी बनाने बोला जा रहा है, तो ये मैं आप लोग ये घर पे आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पे क्या दिया गया है कि यामिनी और फातिमा 2 स्टूडेंट है जो कि कंट्रीब्यूशन ₹100 की दोनों ने मिला करके प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए, तो उसका लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो ऑब्वियसली मतलब दोनों का जो कंट्रीब्यूशन होगा, मान लीजिए फातिमा ने X रुपीज़ कंट्रीब्यूशन किया, सॉरी मान लीजिए यामिनी ने ₹X कंट्रीब्यूट किया एंड फातिमा ने Y रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया, तो दो इक्वेशन क्या बनेगा, x + y = ₹100। अब इस ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इसमें x का वैल्यू कुछ पुट कीजिए, y का वैल्यू कुछ आएगा। इस तरीके से आपको 2-3 वैल्यू निकाल लीजिएगा, उसके बाद उसका ग्राफ पुट बना लीजिएगा। तो ये आप घर पे एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे ईमेल ID info.uraneducation@gmail.com पर मेल करके अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। हम आपके डाउट्स को जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आइए आज के जो लास्ट क्वेश्चन है उसके तरफ हम चलते हैं, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट वेयर इज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। बोला जा रहा है कि USA और कनाडा में टेम्परेचर जो होता है उसको फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं, और इंडिया में सेल्सियस में मेज़र करते हैं। ये क्या है, एक यूनिट है, ठीक है। टेम्परेचर मेजर करने का फ़ारेनहाइट एक यूनिट है, सेल्सियस भी एक यूनिट है। तो हियर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन भी दे दिया गया है कि F = 9/5C + 32। ये लीनियर इक्वेशन दिया गया है जिसमें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस स्केल में हम डिग्री चेंज करते हैं। मान लीजिए फ़ारेनहाइट का कुछ डिग्री दिया होगा तो सेल्सियस में हम उस डिग्री को चेंज कर सकते हैं, या फिर सेल्सियस का कुछ डिग्री दिया होगा तो हम फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा रहा है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट 3 क्वेश्चन आप घर पे खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, और 4th और 5th क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। बट रीड कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। तो आपको ये बोला जा रहा है कि सेल्सियस स्केल को आप x एक्सिस मान लो, एंड फ़ारेनहाइट का जो स्केल है वो उसको y एक्सिस मान लीजिए। अब C और F मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो भी वैल्यू आता है 2-3 वैल्यू निकाल लीजिए, C का वैल्यू कुछ पुट करके, और उसको ग्राफ बना करके दिखा दीजिए। तो ये आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट या मेल कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में 30 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस स्केल में, तो फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर कितना होगा। एंड थर्ड क्वेश्चन में कि इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। तो अगर फ़ारेनहाइट स्केल में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो सेल्सियस स्केल में उसका टेम्परेचर कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो ये 2 क्वेश्चन का क्या है कि 4th क्वेश्चन में देखिए, एक इसमें जो दिया हुआ है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो यहाँ पे सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट में एंड फ़ारेनहाइट स्केल को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है 4th क्वेश्चन में। इसलिए मैं 4th क्वेश्चन को चूज़ किया ताकि इस क्वेश्चन को देख करके आप 2nd और 3rd आप खुद से कर लें, क्योंकि इसमें भी क्या है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करना और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करना है। तो अगर मैं ये 4th क्वेश्चन कराऊंगा जहाँ पे ये दोनों का कॉम्बिनेशन है,
कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट से सेल्सियस। तो आप ये खुद से कर लीजिएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर बताएंगे तो हम नहीं करेंगे। ऑब्वियसली आप लोगों के लिए हम ये क्लास करवा रहे हैं, तो अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट या मेल कर सकते हैं। तो 4th नंबर क्वेश्चन मैं अभी करवाता हूँ आपको। और 5th में क्या है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। ऐसा कोई टेम्परेचर होता है क्या जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल दोनों में ही सेम होता है? अगर ऐसा है तो उसको फाइंड करना है। आइए 4th और 5th क्वेश्चन करते हैं। तो 4th क्वेश्चन में क्या था हमें, फर्स्ट पार्ट में कि अगर सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो फ़ारेनहाइट में कितना डिग्री टेम्परेचर होता है। तो आइए गिवन में हमारा क्या है, ये टेम्परेचर दिया हुआ था, ये तो हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया हुआ है, f = 9/5c + 32। तो अगर सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो f = यहाँ पे सेल्सियस स्केल में क्या होगा, c का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 9/5 × 0 + 32। तो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा, 32 डिग्री टेम्परेचर। मतलब व्हेन द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज 0 डिग्री सेल्सियस देन द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी आप क्या कीजिएगा कि जहाँ पे जैसे इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब सी की जगह पे आपको 30 पुट कर लेना है, उसके बाद कैलकुलेशन करना है, जो भी अगर कैंसिल आउट होगा कैंसिल आउट कर लीजिएगा। जैसे 5 6 या 30 होता है, 6 9 या 54, 54 + 32 मतलब 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन में इसी तरीके से फ़ारेनहाइट में 95 पुट कीजिएगा, तो आपका ये फिर 5 हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 95 × 5 / 9 एंड -32, इस तरीके से चला जाएगा, उसको कैलकुलेट कीजिएगा, कुछ एक टेम्परेचर आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आया कि सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री रहा तो फ़ारेनहाइट में कितना आएगा। इसी का सेकेंड पार्ट आइए करते हैं कि अगर फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो सेल्सियस में कितना टेम्परेचर आएगा। तो ये देखिए f के जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, ये तो हमारा गिवन था f = 9/5c + 32, तो f के जगह पे मैंने 0 पुट कर दिया क्योंकि अब फ़ारेनहाइट को 0 करना था और सेल्सियस के टेम्परेचर को चेक करना है। तो ये हमारा हो गया 9/5c + 32। अब देखिए c को मैं एक तरफ करता हूँ और बाकी जो वैल्यू है उसको मैं एक तरफ कर देता हूँ। तो ये 32 पॉजिटिव में, ये अगर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -32, ठीक है। एंड यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में इसी से और 5 डिवाइड में है, तो ये इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 से और 9 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा × 5/9, ठीक है। ये उल्टा हो जाएगा। तो अब इसका c = कितना हो जाएगा, 32 × 5 कितना होता है, 32 5 जा 160 होता है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है तो 32 10 जा कर लीजिए, 32 10 जा कितना होता है 320 एंड उसका हाफ कर दीजिएगा तो 160 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 32 5 जा, तो 160/9। अब इसको जब मैं 9 से डिवाइड करूँगा 160/9, और यहाँ पे देखिएगा माइनस का भी साइन है, ठीक है, इस चीज़ को भूलिएगा मत, -160/9। तो 9 को 160 को जब मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो कितना है, 9 1 जा 9, ठीक है, और 7 रिमाइंडर बचा तो 70 हो गया, 9 7 जा 63, फिर 7 रिमाइंडर बचा, मैंने पॉइंट दिया तो फिर 0 आया, फिर 9 7 जा 63, इस तरीके से 777 कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब -70.77 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मतलब अगर फ़ारेनहाइट स्केल में 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यहाँ पे f होगा, अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर कितना होगा, 17.77 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। आइए 8th नंबर क्वेश्चन के लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें हम उसको करते हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि ऐसा कोई टेम्परेचर है जहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में मतलब दोनों सेम टेम्परेचर शो करे। तो उसका मतलब क्या है कि फ़ारेनहाइट = सेल्सियस, f = c हो जाएगा, ठीक है। और गिवन हमें ये मतलब ये हमें गिवन दे दिया 5th नंबर क्वेश्चन में, f = c, और इक्वेशन क्या था, f = 9/5c + 32। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो f के जगह पे c पुट कर देंगे या फिर c के जगह पे f पुट कर देंगे, क्योंकि वैल्यू तो ये पुट करना है, हमें इसी में से निकालना है कि क्या टेम्परेचर है। तो आइए चेक करते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने c के जगह पे f पुट कर दिया, ये हो गया f = 9/5f + 32। अब देखिए f और f को मैंने एक तरफ कर लिया, तो f और इस f को मैंने इस लेफ्ट हैंड साइड भेजा तो ये पॉजिटिव में है तो नेगेटिव हो गया, f - 9/5f हो गया = 32। अब देखिए एलसीएम लूँगा तो 5 से मल्टीप्लाई होगा 5f हो जाएगा और -9f हो जाएगा / 5। तो 5f - 9f / 5 = 32। अब यहाँ से आया मेरा
5f माइनस 9f माइनस 4f इज इक्वल्स टू, ये 5 यहाँ पे चला जाएगा, 32 इंटू 5 मल्टीप्लाई होगा तो 160 हो जाएगा। तो माइनस 4f इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 160। तो f इज इक्वल्स टू माइनस तो आ जाएगा यहाँ पे, और 4 4 जा 16, 4 0 जा 0, मतलब f इज इक्वल्स टू माइनस 40 डिग्री। मतलब ये ऐसा टेम्परेचर है माइनस 40 डिग्री जहाँ पे फ़ारेनहाइट स्केल का जो टेम्परेचर है माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसके इक्वल होता है सेल्सियस डिग्री का टेम्परेचर माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। इसी टेम्परेचर पे दोनों स्केल सेम होता है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, ठीक है। व्हेन द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, देन द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये दोनों टेम्परेचर इक्वल होता है कब, माइनस 40 डिग्री पे इक्वल होता है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आज का भी क्लास आपको समझ में आ गया होगा। तो कल आप लोगों का कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्लास होगा। मंडे को हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। उसके बाद हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे ट्यूसडे से। तो कल के लिए आप लोग तैयार रहिए, और दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस ऑनलाइन फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म का ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सके। थैंक यू दोस्तों।